मेरी सास और ससुर हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। वो बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू कर देते थे। ससुर कहते कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही, जबकि सास कहती मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रही हूँ। फिर एक दिन सास ने अपनी खिदमत के लिए एक मुलाजमा रख ली। वो हर वक्त सास और ससुर के साथ उनके कमरे में रहती, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमजोर हो रही थी। जबकि मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत खुश खुश रहने लगे थे। अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। पूछने पर वो मुलाजमा सिर्फ इतना कहती कि मुझ गरीब का हिसाब अल्लाह लेगा। उसकी बात सुनते ही मैं डर जाती। एक दिन वो मुलाजमा सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं डर कर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलवा ली। मैं एकदम से डर गई जब डॉक्टर ने गुस्से में मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो पिछले 3 माह से। मेरा नाम नफीसा है। मैं फैसलाबाद शहर की रहने वाली हूँ। हम 3 बहन भाई थे। मेरे अब्बू ने मोहल्ले में अपना क्लिनिक खोल रखा था। अम्मी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मी चाहती थी कि वो जल्दी से बहू ले आए, पर बाबा कहते कि पहले बेटी का फर्ज अदा करना है। बेटों का क्या है, उनकी शादी तो कभी भी की जा सकती है। लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते मिलने में दुश्वारी होती है। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी एफए कर रही थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर घर के हर फर्द को मेरी शादी की फिक्र सताए जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं सबके लिए बोझ थी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर भी पूरा यकीन था, लेकिन मैं भी कुछ साल तक शादी नहीं करना चाहती थी। हम थे तो मिडिल क्लास लोग, पर एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। जैसे ही मेरे पेपर्स हुए, अगले दिन दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। चलो आज से शुरू हो जाओ। अम्मी तो स्कूल होती हैं और दादी मुझ पर ऐसे छोटे मोटे जुल्म करती रहती थी। मुझे बहुत से खाने बनाने मेरी दादी ने ही सिखाए थे। मेरा और दादी का रिश्ता भी एक चोर सिपाही वाला बन चुका था। रात को दादी सबको मेरे काम चोरी के किस्से सुनाती, मुझे शर्मिंदगी होती और बाकी सब हंसते। अब मेरे कई रिश्ते आ रहे थे। बाबा छानबीन भी कर रहे थे। जब अम्मी ने कहा कि उनकी खालाजाद कजन हमारी बेटी नफीसा के लिए आना चाहती हैं, अब्बा ने इजाजत दे दी। जब वो लोग आए तो अब्बा और दादी को लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी पट ब्याह कर दिया गया। माँ बाप का घर छोड़ देना आसान नहीं होता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक औरत सारी उम्र मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजरती रहती है। दादी ने बहुत समझाया कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त सलीका होगा तो ही वो घर चला सकती है। सबसे अहम बात, उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरा शोहर बहुत सुलझा हुआ, धीमे लहजे का मालिक था। उसे शायरी और म्यूजिक का बहुत शौक था। कई बार उनसे उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगे, शुरू से बस एक ही ख्वाहिश रही कि मेरी बीवी मुझे समझने वाली और मेरे जैसे शौक रखने वाली हो। जबकि मैं उल्टी थी। मुझे तो शायरी और म्यूजिक लगाकर, अभी नई नई शादी थी, मुझे ससुराल में एडजस्ट होने में वक्त लग रहा था। मेरे ससुराल वाले सभी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखा करती थी, कभी मुझे रोक टोक नहीं की थी। बस उनका मेरे ससुर से अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता था। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते थे, मगर मुझे कुछ ना कहते। मेरा जब दिल करता सोती, जब दिल करता उठ जाया करती। नई नई शादी थी, सभी नाज नखरे उठा रहे थे, मगर मैं अकेली बोर होती तो अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे बहुत सी बातें किया करती थी, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरा शोहर मुझसे खुश नहीं लगता था। वो हर वक्त किसी किताब में या म्यूजिक में गुम रहता। मैं बात करने की कोशिश भी करती तो बस हाँ में ही जवाब देता। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी इसी आदत से तंग थे। मेरी शादी को 3रा माह चल रहा था जब एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं आपसे कोई बात करती हूँ। आप हूँ हाँ में जवाब देते हैं। क्या मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? मेरा भी दिल चाहता है कि आप मेरे साथ लंबी लंबी बातें करें, मुझे घुमाने ले जाएं, बल्कि कल मेरे साथ मार्केट चलें। मुझे शॉपिंग भी करनी है। और आपको तो जरा ख्याल नहीं तो बीवी को कहीं बाहर ही घुमाने के लिए ले जाऊं। मैं अपनी धुन में बोल रही थी जब मेरे शोहर ने कहा कि प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी हर वक्त की टर टर से मैं तंग आ गया हूँ। वो खासी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मेरे दिल को कुछ हुआ था।
मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर किया और अपने शोहर से कहा, अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलती। वो कहने लगे कि नहीं बोलो, तुम और भी चीख कर बोलो। मुझ पर ये एहसान करने की जरूरत नहीं, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। तुम्हारे साथ क्या बात करूं, मुझे तुम्हारी तरह बकवास फिल्मों और ड्रामों की कहानी नहीं आती। मेरे शोहर को पता नहीं किसी बात का गुस्सा था। अम्मा अब्बा ने जल्दी जल्दी शादी कर दी थी। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मेरे शोहर ने उस दिन मेरे दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। हर टुकड़े में मुझे एक अलग अक्स नजर आने लगा तो मेरे कान साए साए कर रहे थे। भला वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे शोहर को तो एक आइडियल लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं तो भूल गई थी मैं उनकी आइडियल लड़की नहीं हूँ। मेरा शोहर अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुका था। मैं पूछना चाहती थी, अगर उनको मैं पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे बहुत रोना आ रहा था। अपनी सास से इजाजत लेकर मैके आ गई। घर पर बस दादी थी। दादी के गले लगकर मैं रोती रही, उनको सब बताने लगी। वो चुपचाप मुझे सुनती रही। फिर बोली कि बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता और उससे भी मुश्किल अपने शोहर के दिल में जगह बनाना होता है। जरूरी तो नहीं कि वो किसी लड़की को पसंद करता हो, ये भी तो हो सकता है कि वो चाहता हो कि उसकी बीवी उसकी हम ख्याल हो, उसको समझने वाली हो, उसकी बात सुनने वाली हो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसको अपनी आदत डालो और फिर देखना वही शोहर जो तुमसे बात करना पसंद नहीं करता हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। मैं दादी की बातों से मुतमईन हो चुकी थी, इसलिए अगले रोज वापस ससुराल आ गई। दादी के हर मशवरे पर अमल शुरू कर दिया था, लेकिन दिल में फिर भी कहीं मलाल था। जब जब शोहर की बातें याद आती मेरा दिल रोने लगता। मैं सास से मिलने कमरे में गई तो मेरा शोहर मेरी सास को कह रहा था, अम्मी, नफीसा सिर्फ एफए पास लड़की है, उसे किसी बात का भी पता नहीं। आपने एक कम उम्र बच्ची को मेरे पल्लू से बांध दिया है। मैं आपकी औलाद हूँ, आपको मेरी पसंद मेरी सोच तो देखनी चाहिए थी ना। मुझे उस वक्त लगा था कि आप मेरे मिजाज के मुताबिक लड़की चुनेंगी, लेकिन इंतहाई दिल सोजी से कहते कहते मेरे शोहर ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने कहा कि तुमने मुझे डरा दिया था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। असल में बेटा, नफीसा की माँ का मुझ पर एक एहसान है और मैं उसका वो एहसान कभी नहीं उतार सकती। और नफीसा अगर कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, तुम खुद उसे पढ़ा लो, उसे वक्त दो, उसे समझाओ। अभी वो कम उम्र है, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ढल जाएगी। और मियाँ बीवी के बराबर एक जैसी तालीम से थोड़ी घर बनते हैं। इसके लिए तो औरत में सलीका बर्दाश्त खलूस होना चाहिए। उसे रिश्तों का एहतराम आता हो, तुम उसकी हर खामी को छोड़कर एक नजर उसको मोहब्बत से देखो, तो फिर उसकी खूबियों को देखो। मेरा शोहर सर झुकाए बैठा था और मेरे दिल में मेरी सास का रुतबा बुलंद हो चुका था। मेरी अम्मा भी मुझे यही कहती थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होने देगी, क्योंकि उसके साथ बहुत जुल्म हुए हैं। वो एक टूटी हुई औरत है, जिसे जितना प्यार दोगी वो उससे ज्यादा तुम्हें प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ का कौन सा एहसान था जिसका मेरी सास मेरे शोहर से जिक्र कर रही थी। कभी अम्मा ने तो बताया नहीं था। खैर, मेरे शोहर का रवैया उस दिन के बाद बहुत बदल चुका था। एक रोज मेरी रजामंदी से मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन करवा दिया। वो अब शर्मिंदा भी थे और मैं नखरे दिखा रही थी, मगर मैं उनका हर काम खुद करती। जैसे जैसे दादी ने समझाया था उसी पर अमल करती और देखते ही देखते मेरा शोहर मेरे करीब होने लगा था। उनको हर बात याद दिलाती तो वो माफी मांगते रह जाते। आने वाले दिनों में मैं जान गई थी कि मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ मिजाज के जरा गर्म हैं। मेरा एक देवर और एक नंद भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो भी अच्छी थी पर गुस्से की तेज थी। आए दिन उसकी अपने शोहर से लड़ाई होती रहती थी। मेरी नंद का शोहर बिल्कुल अच्छा नहीं था, खबासत उसके चेहरे से टपकती थी। उन दोनों की मोहब्बत की शादी थी, मगर अब दोनों के दरमियान बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था। कई बार नंद का शोहर हमारे घर आ चुका था। उसका मुझे घूर घूर के देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। औरत मर्द की बुरी निगाह बहुत जल्दी ही पहचान जाती है। मैं कॉलेज से आती सीधा अपने कमरे में चली जाती। मैं दिन रात मेहनत कर रही थी। मेरा शोहर मुझे खुद पढ़ा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी एक ख्वाब लग रही थी। उन्हीं दिनों मेरे शोहर के दोस्त की शादी थी। शोहर अकेला ही शादी पर गया हुआ था। अचानक मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी।
कोई लड़का था और बोला कि नफीसा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी अपने शोहर से तंग हो। तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मेरी हालत गैर हो गई थी। मैं तो अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। मैके जाना भी कम कर दिया था। अब तो मेरे मोबाइल पर रोज ऐसे पैगामात आने लगे थे। मैं घबरा गई थी। अपने शोहर को बताते हुए भी डर लग रहा था। मैंने तो कॉलेज में भी अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। मेरा शोहर भी मेरी हालत को नोट कर रहा था। एक दो बार पूछ भी चुका था। मैं खौफजदा रहने लगी थी। कई कई दिन मोबाइल बंद रखती। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन मोबाइल ऑन किया तो फिर किसी नंबर से कॉल आ गई। अभी हेलो ही कहा था कि आगे से कोई लड़का बोल रहा था। कहने लगा, मैं बहुत सालों से आपसे टूट कर प्यार करता हूँ। आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्दियों का मौसम था और जब मुझे सर्दी में भी पसीना आ गया था। मैंने उसे कहा कि देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। खुदा के लिए मेरी पुरसुकून जिंदगी को खराब मत करें। मेरा पीछा छोड़ दें। फोन बंद कर चुकी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी सारी बातें मेरा शोहर सुन चुका है। कई दिन से मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ सर्द हो चुका था। मेरे बीए के इम्तिहान होने वाले थे। मेरे शोहर ने कहा कि कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाकर दिल बहलाने की। घर बैठो, घर संभालो। लेकिन मैं बहस करने लगी कि मैंने बहुत मेहनत की है। आप तो खुद चाहते हैं कि मैं बहुत सा पढूं। लेकिन वो पहले दिन की तरह मुझ पर गुस्सा करने लगे और मैं जान गई थी कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। नंद भी हमारे घर आई हुई थी। वो हमेशा मुझसे नाराज रहती, कहती कि तुम सारे फसाद की जड़ हो। वो घर की लाडली थी, इसलिए मैं कभी उसकी बात का जवाब नहीं दिया करती थी। फोन हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी। घर के नंबर पर कॉल आई तो सास या नंद उठा लेती, पर आगे से कोई बोलता नहीं था। मेरा शोहर मेरी हर सरगर्मी पर नजर रखता। मुझे भी शक हो गया था कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। मैं तो फोन करने वाले को जानती भी नहीं थी। मैं दादी से अपनी हर बात शेयर करती थी। उन्हें बताया तो वो कहने लगी कि कमबख्त लड़की, उसी वक्त अपने शोहर को सब कुछ बताती। हमेशा डरपोक बनी रहती हो। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना कमजोर भी होता है। मैंने हिम्मत करके शाम को सब अपने शोहर को बता दिया। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चले गए। मैं जान गई थी कि कोई भी शोहर ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करता। अगले रोज मेरी नंद के ससुराल वाले उसे लेने आए थे, क्योंकि उसका मियाँ जेल में था। मगर वो किस वजह से जेल में गया था मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था। मेरी सास भी दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। अब मेरी सास और ससुर के पहले से भी ज्यादा झगड़े होने लगे थे। सारी घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर वो खुद कमरे में बंद होकर रह गई थी। नंद भी अपने घर चली गई थी और हैरत तो ये थी कि फोन का सिलसिला भी बंद हो चुका था। तभी अल्लाह ताला ने करम किया कि मैं अब माँ बनने वाली थी। मेरा शोहर बहुत खुश था। मैं उनके चेहरे को तक रही थी जब वो बोले कि मैं सब कुछ जान चुका था। बस मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था कि तुमने अभी तक मुझ पर इतना एतबार नहीं किया। क्या तुम मुझे सब बता नहीं सकती थी? तुम मेरी बीवी हो। 2 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ। एक शोहर से ज्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं जान सकता। और उस दिन मुझे मेरे शोहर ने बताया कि मुझे फोन पर परेशान करने वाला मेरी नंद का शोहर था, और वो अभी भी बहुत सी लड़कियों को ऐसे ही तंग करता था। इसी वजह से उसको जेल हुई थी। उसकी फितरत ही ऐसी थी जिसकी वजह से मेरी नंद और उसके शोहर की बनती नहीं थी। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई और वो बहुत खस्ता हाल हुलिये में थी। उसके पाँव में भी जूता टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास की रंगत सुर्ख हो गई और वो मुझे कमरे में जाने का कह दिया। जब वो चली गई तो मैंने सास से पूछा तो मेरी सास कहने लगी कि मांगने वाली थी। मैं कुछ दिन अपने मेके चली गई। जब वापस आई तो मेरी सास ने अपनी खिदमत के लिए एक मुलाजमा को रख लिया। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। वो हर वक्त सास और ससुर के साथ उनके कमरे में रहती। रात को सोती भी उन्हीं के साथ थी। सास और ससुर भी बहुत खुश थे। मैं हैरान हुई कि अब तो वो लड़ते झगड़ते भी नहीं थे। लेकिन जब से वो मुलाजमा आई थी बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक रोज मैंने मुलाजमा से पूछा तो वो रोते हुए बोली, उन दोनों मियाँ बीवी से मुझ गरीब का हिसाब अल्लाह लेगा। उसकी बात सुनते ही मैं डर गई थी, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली थी। मुझे अब डर लगता था कि कहीं उसकी बद्दुआ मुझे ना निगल जाए। कुछ दिनों से उसकी रंगत पीली हो चुकी थी।
अब चलती भी तो ऐसा लगता था कि वो अभी गिर जाएगी। एक दिन वो सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं डरकर उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलाई। मैं डर गई जब डॉक्टर ने गुस्से से मुझे उसकी रिपोर्ट्स दी, जिसे पढ़कर मैं पत्थर की हो गई थी कि 3 माह से मेरी सास उसके साथ कुछ गलत कर रही थी। मुझे अपनी समाज पर यकीन नहीं आया था। भला मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं। पुलिस सास को पकड़ने घर आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मेरे शोहर ने उनसे बात करके उनको वापस भेज दिया। मेरा शोहर भी बहुत गुस्से में था। मेरी सास और ससुर सामने बैठे थे। मेरे शोहर ने कहा कि माँ जी, जो डॉक्टर ने कहा क्या वो दुरुस्त है। पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक तलखी थी। और फिर मेरी सास ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की कि कैसे वो इस मोड़ तक आई थी जहाँ से उन्हें ये गुनाह करने पड़े। वो बोली कि जब मेरी पहली शादी हुई तो मैं बिल्कुल अपनी बहू नफीसा जैसी थी। बस फर्क इतना था कि नफीसा को समझाने वाले, सहारा देने वाले कई लोग थे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। बस एक मेरी खाला की बेटी थी जो नफीसा की माँ थी। बस वो ही मेरा ख्याल रखती। जब मेरी शादी हुई मेरी सास और नंद ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मगर मेरे शोहर के सामने वो अच्छी बनती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शोहर अपनी माँ और बहन की सुनने लगा। मैं जब अपने शोहर के लिए तैयार होती तो मेरी नंद जानबूझ के मेरे कपड़ों पर कभी सालन गिरा देती तो कभी आग लगाने की कोशिश करती। एक बार मैं माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया, पर मेरी नंद जानबूझकर मुझसे काम करवाती। मेरे बनाए खाने को जाया कर देती। कभी खाने में जानबूझकर बाल काटकर फेंक देती, कभी नमक मिर्च डाल देती। मैं सब कुछ अपने शोहर को बताती, पर वो यकीन नहीं करते। उन पर तावीजों का असर था। मेरा शोहर हर वक्त गुमसुम रहता था। अपनी सास और नंद के जुल्म से मैं दिन ब दिन कमजोर होने लगी थी। मेरा हमल जाया हो गया था। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी नंद ने मार डाला था। जब अपने शोहर को सब बताया, उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि उनकी माँ और बहन पर इल्जाम लगाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। मेरे दुख सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी नंद पास खड़ी हंसती रहती थी। कभी कभी तो मुझे वो एक जहनी मरीजा मालूम होती थी। मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाती। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजरे। एक दिन मेरी सास और नंद ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया और वहाँ एक लड़के को भेज दिया। उसी वक्त मेरा शोहर घर आ गया। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मेरे शोहर ने मेरे बच्चे को नाजायज कहकर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मुझे अपनी बहू नफीसा की माँ ने पनाह दी थी। उसने दिन रात अपने ससुराल वालों की कड़वी बातें सुनी, पर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरा पूरा साथ दिया। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ जो तुम हो। मेरी सास ने मेरे शोहर की तरफ इशारा किया था। उससे अगले दिन मेरा शोहर मुझे लेने आ गया। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे सब कुछ पता चल गया था। मेरी नंद किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी। मेरा शोहर रो रो कर माफिया मांगता रहा और मैंने अपनी औलाद के लिए उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे शोहर ने अपनी बहन के सदमे में खुदकुशी कर ली थी और मेरी सास भी अपने जवान बेटे की मौत पर जिंदा नहीं रही थी। मैं एक बार फिर से अकेली हो गई थी। इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी, पर मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अंदर से मुर्दा हो चुकी थी। मेरा दूसरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। वक्त गुजरता रहा और मेरे 3 बच्चे हो गए और फिर वक्त के साथ सब बच्चे जवान हो गए। जब कुछ माह पहले एक औरत जो मेरी नंद थी, जो घर से भाग गई थी, हमारी दहलीज पर आई और उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और कहा कि मैं उसकी बेटी को पनाह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक नशई और जवारी था। बेटी जवान होने वाली थी और उसे खतरा था कि उसका शोहर अपनी बेटी को बेच देगा। उसने मुझे मेरे पहले शोहर का वास्ता दिया और मैंने उस लड़की को मुलाजमा बना के रख लिया, और जिसे तुम मुलाजमा समझते रहे, ये तुम लोगों की उस फुफ्फो की बेटी है जिन्होंने मुझे आधा पागल बना दिया था। मुझे उस औरत से इतनी नफरत है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उसने जो किया है उससे कहीं ज्यादा सजाएं उसको मिली थी, और जो मेरे साथ हुआ उसको मैं कभी भूल नहीं पाई थी।
मेरे जख्म फिर से ताजा हो गए थे। मैंने उस लड़की पर जुल्म करने शुरू कर दिए थे। सारी रात उसे सोने नहीं देती, अपने शोहर की और अपनी टांगे दबाती। जब भी उसे नींद का झोला आता तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती थी, जिससे उसकी वैसी हालत हो गई जैसे कभी मेरी होती थी। मैं जब जब उस लड़की को देखती, मुझे वही औरत नजर आती। अब उसकी माँ आए दिन मुझसे माफी मांगने आती है। चंद दिन पहले उसके शोहर ने उसको मार दिया और खुद जेल चला गया है। मेरी सास हिचकियों से रो रही थी। हम सबकी आंखें नम थी। उनके साथ जो माजी में हुआ बहुत तकलीफ दे था, मगर वो अब उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रही थी। वो मुलाजमा जो हकीकत में उस घर की इज्जत थी, वो मेरी सास के पांव पकड़कर बैठी थी। उसने कहा कि आंटी, जो कुछ हुआ है इस सब में मेरा क्या कसूर था? आप भी तो वही कुछ करने जा रही हैं जो मेरी माँ ने किया। आप सिर्फ एक बार मुझे और मेरी माँ को माफ कर दें, मैं सारी उम्र इस घर की मुलाजमा बनकर रहूंगी। मेरी सास ने उसको देखना भी गवारा ना किया और अपने कमरे में चली गई। मेरे शोहर ने उस लड़की के सर पर हाथ रखा और मुझे कहा, इसे कमरे में ले जाओ। हमारे मुआशरे में बड़ों के किए की सजा हमेशा छोटों को मिलती है। सारी रात उस लड़की की सिसकियां कमरे में गूंजती रही। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। घर का वही सोगवार माहौल था, मगर जब मेरी गोद में एक नन्हा सा फूल आया तो हमारे घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ आई। मेरी सास अपने पोते का मुंह चूम रही थी। उन्होंने अपने पोते का नाम अब्दुल्ला रखा था और मुझे कहा, आज तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मुझसे मांग लो। तब मैंने और मेरे शोहर ने उनके कदमों में बैठकर कहा कि माँ जी, आपके साथ जो हुआ आप उसे भूल जाएं और इस मुलाजमा लड़की जिसका नाम महविश था, उसके लिए अपना दिल साफ कर लें और इसे अपनी छोटी बहू के रूप में कबूल कर लें। वो कुछ देर मेरे चेहरे को तकती रही और फिर महविश को बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास ने महविश से अपने किए की माफी भी मांग ली थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। महविश की शादी मेरे छोटे देवर नवीद के साथ हो गई थी। मेरे ससुर अब मेरी सास से झगड़ा नहीं करते। आज हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं।